हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम साधना त्यागी। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब आप लोग सोचते हो कि ये प्रश्न ईवीएस के कहाँ से बनते हैं, तो ये सारे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं और यहीं से बनते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट रहेगा, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके शून्य से शिखर की तैयारी होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर तैयार किया है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि भूकंप किससे मापा जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 क्वेश्चन कि भूकंप किससे मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, और भूकंप किससे संबंधित है, तो सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं भूकंप से, ठीक है। अर्थक्वेक, तो पहला ऑप्शन है न्यूटन से, कि भूकंप मापते हैं न्यूटन से। दूसरा ऑप्शन है रिक्टर पैमाने से मापते हैं। तीसरा ऑप्शन है डेसिबल से नापते हैं। और चौथा ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। अगर भूकंप की बात की जाए तो इसको मापते हैं रिक्टर पैमाने से। किससे मापते हैं, तो रिक्टर पैमाने से मापते हैं। और भूकंप किससे संबंधित है, अगर पूछा जाए कि भूकंप किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप संबंधित है और रिक्टर पैमाने से भी भूकंप संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपका यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि रिक्टर पैमाने से भूकंप मापते हैं। जब भी भूकंप मापने की बात की जाए तो रिक्टर पैमाने मारिएगा, जब भी भूकंप की तीव्रता मापने की बात की जाए तो आप सिस्मोग्राफ मारिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कीट भक्षी पादप, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है कि कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कीट भक्षी पादप जो होते हैं जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो हमें नहीं वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि कार्बन नहीं पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन पोटेशियम नहीं पाया जाता है। और डी ऑप्शन है कि सल्फर नहीं पाया जाता है। तो पहले बताइए कीट भक्षी का मतलब क्या होता है। कीट भक्षी का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कीट भक्षी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पादप है कि कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं। इसका मतलब कि मृदा पर जब उगते हैं तो कोई पौधा होगा वो जो कीड़े मकोड़ों का भक्षण करता है, यानी कि खा जाता है। तो उस पौधे का नाम क्या है। जब भी कीट भक्षी पौधे की बात की जाए कि मृदा पर उगते हैं तो आप हमेशा नेपेंथिस लगाइएगा। क्या लगाइए, नेपेंथिस, क्योंकि ये पौधा ऐसा है, नेपेंथिस पौधा है ये, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, खा जाता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। नेपेंथिस ऐसा पौधा है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, जैसे मेढक हो गया, चूहा हो गया, तो इन सभी को खा जाता है। किस लिए खाता है, ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खा जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, इसलिए वो छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपको ए वाला विकल्प आपका क्लियर हो गया होगा, यानी कि ए वाला आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ए आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एनी डाउट है तो बताइएगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि नाइट्रोजन, क्योंकि कीट भक्षी जो पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है।
और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा और ये तीनों ऑप्शन उसमें पाए जाते हैं, यानी कि सी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि नाकफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। नाकफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ पर होता है? अच्छा बताइए, नाकफनी जानते हो आप लोग? नाकफनी, नाकफनी कहते हैं कैक्टस को, कैक्टस, कैक्टस को नाकफनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाकफनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कैक्टस है इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? तो ए ऑप्शन है पत्तियों में होता है, बी ऑप्शन है तने में होता है, सी ऑप्शन है फूलों में होता है और डी ऑप्शन है कि कांटों में होता है। तो बताइएगा कि इसमें प्रकाश संश्लेषण जो नाकफनी पौधा होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? फूलों में होता है, तने में होता है या फिर पत्तियों में होता है, कहाँ पर होता है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि जो नाकफनी पौधा है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है वो हमेशा पाया जाता है तने में। कहाँ पर पाया जाता है? तने में, यानी कि बी विकल्प आपका, बी विकल्प आपका राइट हो जाता है। बी विकल्प को हम लॉक कर देंगे कि प्रकाश संश्लेषण नाकफनी पौधे में तने में होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और हाँ, आपके फ्रेंड्स से रिलेटिव में कोई आप अगर टेट सीटेट या फिर रीट किसी अन्य सुपर टेट किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है तांबा के लिए, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम के लिए और सी ऑप्शन है स्वर्ण यानी कि सोना के लिए और डी ऑप्शन है उर्वरक के लिए। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी क्या है? एक वृक्ष है जिसका लोग पानी पीते हैं, पतली पाइप के द्वारा इसका पानी पीते हैं। तो खेतड़ी क्या है? वृक्ष है। और जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए फॉर, यानी कि पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा कि तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा कि खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उर्वरक के लिए, सोना के लिए, एल्यूमिनियम, ये सभी ऑप्शन कर जाते हैं और ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी विटामिन सी है? विटामिन सी, इनमें से कौन सी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है पीलिया, क्या विटामिन सी की कमी से होती है। बी ऑप्शन है अस्थमा, क्या विटामिन सी की कमी से होती है। सी ऑप्शन है स्कर्वी, क्या विटामिन सी की कमी से होती है और डी ऑप्शन है कि टाइफाइड। तो बताना है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, क्या बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, विटामिन सी है, सी। तो अगर पीलिया की बात की जाए तो पीलिया किसकी कमी से होती है? अशुद्ध भोजन, यानी कि अशुद्ध भोजन, अशुद्ध जल पीने से होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अशुद्ध, अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन से जो है ये जो बीमारी पीलिया होती है, जिसे कहते हैं प्रदूषित, प्रदूषित जिसे कह सकते हैं आप एक शब्द में कि प्रदूषित, प्रदूषित जल अगर आप पीते हैं, प्रदूषित भोजन अगर आप करते हैं तो पीलिया की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो एक पीलिया तो नहीं होगा क्योंकि विटामिन सी पूछा गया है। ठीक, अस्थमा की बात करें तो ये सांस से संबंधित बीमारी है। अस्थमा किससे संबंधित बीमारी है? तो सांस से संबंधित, जिसको बोलते हैं दम का मरीज, जिसको बोलते हैं दम का मरीज। तो अस्थमा जो है सांस फूलना हो गया, ये सभी अस्थमा के अंतर्गत आता है। अगर सांस फूलती है तो अस्थमा के अंतर्गत आता है कि अस्थमा के, तो ये भी आपका नहीं होगा। पीलिया की बात ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब आपके बचते हैं दो ऑप्शन,
स्कर्वी क्या होता है कि विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। सी की कमी, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और अगर टाइफाइड की बात करें तो क्या हो जाता है? जल जनित बीमारी, अशुद्ध जल जनित बीमारी होता है, प्रदूषित जल पीने से। प्रदूषित जल से होता है, यानी जल जनित बीमारी होती है टाइफाइड, जल से होती है, जो कि प्रदूषित जल से होती है टाइफाइड। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन सी और ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यक्षगान कहाँ का नृत्य है? यहाँ पर पूछा गया यक्षगान। यक्षगान क्या है? एक नृत्य है। कहाँ का है? ये पूछा जा रहा है कि कहाँ का है यक्षगान नृत्य। पहला ऑप्शन है असम का है, दूसरा ऑप्शन है कि कर्नाटक का है, और सी ऑप्शन है कि राजस्थान का है, और डी ऑप्शन है कि पंजाब का है। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब का नृत्य होता है भांगड़ा। क्या होता है? भांगड़ा। ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान नृत्य क्या है? तो घूमर। ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान, और अगर असम की बात करें तो बिहू। ठीक, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पंजाब की बात करें तो भांगड़ा। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि पंजाब में भांगड़ा ही होता है या फिर कुछ और होता है। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, और राजस्थान की बात करें तो घूमर, कर्नाटक का बात करें तो यक्षगान, और असम की बात करें तो बिहू। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? यक्षगान कहाँ के नृत्य है? तो यक्षगान नृत्य कर्नाटक का, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि यक्षगान कर्नाटक का एक नृत्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? यहाँ पर पूछा गया कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में। अगर भरतपुर की बात की जाए या फिर सरिस्का पक्षी अभयारण्य की बात की जाए, किसकी? सरिस्का पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो आप तुरंत लगाइएगा राजस्थान। क्या लगाओगे? राजस्थान लगाओगे। कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य की बात की जाए तब भी आप राजस्थान लगाओगे, और सरिस्का की बात की जाए तब भी आप राजस्थान लगाओगे। ठीक है। और बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पर फिलहाल राजस्थान आपका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कान्हा हो गया, पेंच हो गया, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है इस मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और केरल की बात करें तो केरल में क्या है? सबसे ज़्यादा साक्षरता 93% साक्षरता पाई जाती है केरल में। ठीक है। केरल में क्या है? हाथी के लिए सबसे ज़्यादा केरल प्रसिद्ध है कि सबसे ज़्यादा हाथी पाई जाती है केरल में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? तो ए ऑप्शन है असम में है, बी ऑप्शन है बेंगलोर में है, सी ऑप्शन है बिहार में है, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में है। महात्मा गांधी सेतु की बात की जाए तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि महात्मा गांधी जो सेतु है वो है बिहार। ठीक है। और बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य क्या है? बिहार। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो बिहार है। फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा कि महात्मा गांधी सेतु है बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो पौधे रेगिस्तान में पैदा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या नाम दिए हैं उनको कि रेगिस्तान में जो पौधे पैदा होते हैं? तो पहला है कि रेगिस्तानी पौधे कहलाते हैं। बी ऑप्शन है कि रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है पौधा। सी ऑप्शन है कि जीरोफाइट्स कहते हैं, और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि सारे ऑप्शन ही राइट हैं, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो पहले नंबर तो ए ऑप्शन आपका कट जाता है। अब आपके 3 ऑप्शन। ठीक है। कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो पहला है रेगिस्तानी पौधे। ये जरूरी नहीं है कि जो पौधे रेगिस्तान में पैदा हो उन्हें रेगिस्तानी पौधे के नाम से जाना जाए। और बी ऑप्शन है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक जो पाया जाता है वो रेगिस्तान में
में नहीं पाया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका बी ऑप्शन भी कट जाता है। अब आपका बचता है ए ऑप्शन, ठीक है, कि रेगिस्तानी पौधे। तो रेगिस्तानी पौधे के नाम से नहीं जाना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। जो पौधे रेगिस्तान में पैदा होते हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप सबसे पहले जीरोफाइट्स लगा लेना, लेकिन रेगिस्तानी पौधे या रेगिस्तानी ओक मत लेना, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पौधे रेगिस्तान में पैदा होते हैं उनको हम जीरोफाइट्स के नाम से ही जानते हैं, उन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है कि विटीकल्चर किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल हमने जो जितने भी क्वेश्चन करवाए आपके लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, ईवीएस के क्वेश्चन। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कि विटीकल्चर किससे संबंधित है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विटीकल्चर किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन है फलों से संबंधित है, बी ऑप्शन है कि फूलों से संबंधित है, सी ऑप्शन है कि सब्जियों से संबंधित है, और डी ऑप्शन है अंगूर से संबंधित है, ठीक है। क्या पूछा गया? विटीकल्चर पूछा गया। तो हम एक एक को बता देंगे, इसमें आपका आंसर निकल आएगा। अगर फलों की बात करें तो पोमोकल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोमोकल्चर। जब भी एग्जाम में आपके पूछा जाए कि पोमोकल्चर किससे संबंधित है, तो फलों से संबंधित है। अगर फूलों की बात की जाए तो फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों से संबंधित है। सब्जियों की बात की जाए तो आलीकल्चर, ठीक है। और अंगूर की बात की जाए तो विटीकल्चर। इसको अगर आप नोट डाउन किए रहेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो आपको या स्टेट में आ जाए, सी टेट में आ जाए, रीट में आ जाए, एमपी टेट में आ जाए या फिर सुपर टेट में आ जाए, टीजीटी पीजीटी किसी में भी अगर आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। क्योंकि फूलों की बात कीजिए तो यफ से फूल होता है और यफ से फ्लोरी होता है आपका। तो यहाँ भी फा है और यहाँ भी फा है, तो ये आपको याद करना आसान है। लेकिन अगर अंगूर की बात की जाए तो विटीकल्चर, और फलों की बात की जाए तो पोमोकल्चर बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार आप अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए आसान है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? विटीकल्चर पूछा गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है, ठीक है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर से संबंधित है। फलों से संबंधित क्या है? तो फलों से संबंधित है पोमोकल्चर, फूलों से संबंधित है फ्लोरिकल्चर, और सब्जियों से संबंधित है आलीकल्चर, और विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।